हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पे। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 10 हिस्टोरिक पीरियड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। इस चैप्टर में हम 4 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट इज कल्चर, नेक्स्ट वन इज एंशियंट सिविलाइजेशन इन रिवर वैली, थर्ड वन इज एंशियंट रिवेरियन सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया इजिप्ट, China, Harappa, and fourth one is sports and entertainment. We have seen in lesson 2 that written records are available in the form of inscriptions, manuscripts, books, etc. for the historic period. In all ancient civilization, the art of writing was developed. हमने लेसन नंबर 2 में ये देखा है कि बहुत सारे रिटन रिकॉर्ड्स थे जो अवेलेबल थे in the form of inscriptions, manuscripts, books, etc. for the historic period. और सारे एंशंट सिविलाइजेशन में आर्ट ऑफ राइटिंग अच्छे से डेवलप हो चुका था, इसीलिए हमें उन सिविलाइजेशंस के बारे में पता है. दे यूज्ड फुली डेवलप्ड स्क्रिप्ट्स. In other words, with the rise of ancient civilization, the new Stone Age came to an end and the historic period began. और इस समय फुली डेवलप्ड स्क्रिप्ट्स लिखने स्टार्ट हो चुके थे. दूसरे वर्ड्स में कहा जाए तो जैसे जैसे एंशियंट सिविलाइजेशंस राइज हुए वैसे वैसे न्यू स्टोन एज ख़त्म होते गया और हिस्टोरिक पीरियड स्टार्ट हो गया. नाउ व्हाट इज़ कल्चर? Humans and all other animals are dependent on their environment and nature for satisfying their needs. However, other animals do not cause any significant change in their surroundings. तो ह्यूमंस और उनके साथ बाकी जितने भी एनिमल्स हैं सब एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट होते हैं. क्यों डिपेंडेंट होते हैं? क्योंकि जो भी ज़रूरतें होती हैं हमारी और एनिमल्स की वो एनवायरनमेंट ही पूरी करता है. लेकिन जो दूसरे एनिमल्स होते हैं हमें छोड़कर, जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स सराउंडिंग में कभी भी कोई भी चेंज लेकर नहीं आते. उनकी लाइफ जैसी चल रही है चल ही रही है. अब जैसे उनका काम है जगह जगह अपना खाना ढूंढना, खाना और वहाँ से चले जाना. सोचना क्यों होता है कोई चीज़, कैसे होता है, ये सब उनका काम नहीं है. For example, bears live in caves and monkeys live on trees, but humans build houses. It means that we humans change the natural character of our surrounding to some extent. तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्या देखा, तो जैसे भालू हैं वो गुफाओं में रहते हैं, मंकीज़ हैं वो पेड़ों में रहते हैं, लेकिन जो ह्यूमंस हैं वो अपने लिए घर बनाते हैं और इसमें रहते हैं. इट मीन्स दैट वी ह्यूमंस चेंज द नेचुरल कैरेक्टर ऑफ आवर सराउंडिंग टू सम एक्सटेंट. और इसका मतलब है कि हम ह्यूमंस अपने आसपास की जो सराउंडिंग है उसका जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है. नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक होता है कि एनिमल्स को के लिए जंगल है, उन्हें जंगल में रहना चाहिए. मंकी के लिए ट्री है, जो बियर है उनके लिए केव्स हैं, क्रोकोडाइल के लिए वाटर है. ये नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. और हम ह्यूमंस की आदत है कि हम ये नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत चेंज करते हैं. Humans do not eat their food in its natural form as other animals do. They roast or cook the food, or in other words, they process foodstuffs before eating them. They process many substances in a similar manner. हम ह्यूमंस नेचुरल फॉर्म में ही खाने को नहीं खा लेते. मतलब हमें एप्पल, ओके एप्पल तो इट्स एन एक्सेप्शन, इट्स अ फ्रूट. कमिंग टू वेजिटेबल, हमें कोई वेजिटेबल मिला तो हमने उसे तोड़ के सीधा कच्चे फॉर्म में नहीं खा लिया. हम उसे घर लेके आते हैं, पकाते हैं, रोस्ट करते हैं, फिर खाते हैं. तो इसी तरीके से हम फूड को पहले प्रोसेस करते हैं, उसके बाद हम खाते हैं. और ये चीज़ हम दूसरे सब्सटेंस के साथ भी करते हैं. They work on stone, metals, etc. to make tools and various objects. They make pots, bricks, and many other things from clay. They obtain yarn from cotton and weave cloth from the yarn. और ह्यूमंस क्या करते हैं? स्टोन्स हो गया, मेटल्स हो गया, इनसे टूल्स और दूसरे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, पॉट्स बनाते हैं, ब्रिक्स बनाते हैं और बहुत सारी दूसरी चीज़ें क्ले से बनाते हैं. फिर क्या करते हैं? कॉटन से यार्न निकालते हैं और
क्लॉथ की वीविंग करते हैं, मतलब क्लॉथ सिलते हैं यान से. इन शॉर्ट, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स दे चेंज द फॉर्म ऑफ मटेरियल अवेलेबल इन नेचर. दे नीड स्किल्स टू डू दिस. They need to think and plan before they shape an object. Then they have to put in efforts to actually shape it. तो शॉर्ट में देखा जाए तो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ह्यूमंस जो भी नेचर में उन्हें चीज़ें अवेलेबल है उसे लेते हैं और उसे अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं. लेकिन इसके लिए स्किल होना चाहिए और ज़रूरत है कि हम सोचें और प्लान करें किसी भी ऑब्जेक्ट को शेप देने से पहले. और साथ ही साथ ह्यूमंस को बहुत सारे एफ़र्ट्स भी लगाने पड़ते हैं ऐसा करने के लिए. द ट्रेडिशन ऑफ थॉट्स, स्किल्स एंड एफर्ट्स गेव राइज टू वेरियस आर्ट्स. Every generation handed over the knowledge of the artistic skill and traditions to the next generation. With this exchange of thoughts and ideas, language was enriched. और ये जो ट्रेडिशन है थॉट्स का, स्किल्स का, एफर्ट्स लगाने का, इसके कारण ही आर्ट्स का जन्म हुआ. और ये जो आर्ट्स है ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास होते जाता है. हर जनरेशन अपनी दूसरी जनरेशन को अपना आर्टिस्टिक स्किल, अपना ट्रेडिशन सब सिखा के जाती है. और ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक्सचेंज होने के लिए, थॉट्स, आइडियाज़ एक्सचेंज होने के लिए लैंग्वेज के होने की ज़रूरत है. The knowledge of various arts, skills and traditions inherited from generation to generation and the way of life founded on that knowledge is what we call culture. और ये आर्ट का, स्किल का, ट्रेडिशन का जो नॉलेज है, जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन मिलते जाता है लोगों को, और वो वे जिससे लाइफ को ढूंढा गया या लाइफ जीने का जो तरीका है ह्यूमंस ने ढूंढा, उसका नॉलेज, ये सारी चीज़ें मिलकर बनती है कल्चर. एंशिएंट सिविलाइजेशन इन रिवर वैलीज. Cultures which flourished in the New Stone Age were based on an agricultural way of life. Fertile soil and constant water supply are essential for growing good crops. अब सबसे पहला जो कल्चर था जो न्यू स्टोन एज में आया वो कम्प्लीटली एग्रीकल्चर पे बेस्ड था. लोग खेती बाड़ी करते थे और उससे अपनी लाइफस्टाइल चलाते थे. और अब इस खेती बाड़ी के लिए ज़रूरत क्या होती थी? सबसे पहला कि मिट्टी उपजाऊ हो, फर्टाइल हो और कंटिन्यूसली पानी मिलता रहे ताकि अच्छे से क्रॉप्स ग्रो कर सके. नेचुरली पीपल इन द न्यू स्टोन एज established their village settlements on the banks of various rivers. The Stone Age culture flourished along the river banks. तो नेचुरली ये न्यू स्टोन एज के जो लोग थे, ये लोगों ने क्या किया? ये लोगों ने गांव बसाना चालू किया और ज़्यादातर ये गांव नदी के बैंक्स के पास, किनारों के पास ही बसाए जाते थे. तो हमने ये देखा कि न्यू स्टोन एज का जो कल्चर था वो रिवर बैंक्स के पास फ्लोरिश होने लगा. अब आप एंशिएंट सिविलाइजेशन देख सकते हैं जो रिवर वैलीज़ के पास है, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया, चाइना का देख सकते हैं, इजिप्ट का देख सकते हैं. और अब देख सकते हैं कौन कौन सी रिवर्स कहाँ से जा रही है. In the course of time, new Stone Age cultures gave rise to early civilization. Increase in production due to various skills, the use of wheels, flourishing trade, use of well-developed scripts, etc. were the main factors responsible for the rise of early civilization. तो समय के साथ क्या हुआ? न्यू स्टोन एज के बाद, न्यू स्टोन एज का जो कल्चर था उसके बाद दूसरे सिविलाइजेशंस भी आए. अब क्या हुआ कि अर्ली सिविलाइजेशन क्यों आया? क्योंकि धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ते जा रही थी, लोगों के पास बहुत सारी नई नई स्किल्स आ गई थी, लोगों को पता चल गया था व्हील कैसे यूज़ करते हैं, ट्रेडिंग कैसे करते हैं, स्क्रिप्ट्स कैसे लिखते हैं, और ये सारे फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है जिसके कारण एक नई सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई. These civilizations came into existence in roughly the same period, that is around 3000 BC in 4 regions of the world. अब ये जो नई सिविलाइजेशन न्यू स्टोन एज के बाद आई, ये सिविलाइजेशन कुछ अराउंड 3000 BC के समय आई थी और ये 4 रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में स्टार्ट हुई थी. मेसोपोटामिया, इजिप्ट, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड चाइना. द सिविलाइजेशन इन दीज 4 रीजन्स डेवलप्ड इन रिवर वैली, हेंस दे आर नोन एज रिवराइन सिविलाइजेशन. और ये जो 4 रीजन्स थे जिनके पास ये सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, ये थे मेसोपोटामिया, इजिप्ट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड चाइना.
और ये जितनी भी सिविलाइजेशंस थी ये सारी रिवर वैली के पास स्टार्ट हुई, इसीलिए इन्हें रिवराइन सिविलाइजेशन कहा जाता है. नाउ एंशंट रिवराइन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइना, हड़प्पा. अब एंशंट रिवराइन सॉल्यूशंस सिविलाइजेशंस कौन कौन से थे वो हम अच्छे से डेप्थ में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट वन इज मेसोपोटामिया. मेसोपोटामिया इज द नेम ऑफ अ रीजन एंड नॉट ऑफ एनी पर्टिकुलर कंट्री. इट मीन्स द लैंड बिटवीन टू रिवर्स. एंशंट मेसोपोटामिया वॉज द लैंड बिटवीन टू रिवर, टाइग्रिस एंड यूफ्रेटिस. अब मेसोपोटामिया किसी देश का नाम नहीं है, एक रीजन का नाम है. मेसोपोटामिया का मतलब होता है वो लैंड जो दो नदियों के बीच में बसा हुआ है. जो एंशंट मेसोपोटामिया था वो ऐसा लैंड था या ऐसा रीजन था जो दो नदियों के बीच में बसा हुआ था, जिसका नाम था टाइग्रिस एंड यूफ्रेटिस. These two rivers mainly flow through Turkey, Syria and Iraq. Ancient Mesopotamia had great cities like Uruk, Nippur, etc. These cities were home to very prosperous cultures. और ये जो दो नदियों की बात हो रही है ये टर्की, सीरिया, इराक हर जगह से फ़्लो होते हुए जाती है. जो एंशंट मेसोपोटामिया था इसके अंदर बहुत सारी सिटीज़ थी, जैसे उर्क, निप्पुर. ये जो सिटीज़ थी यहाँ बहुत ही प्रॉस्परस कल्चर था, मतलब बहुत ही हाईली डेवलप्ड कल्चर था और इनके पास पैसा भी बहुत था. नाउ कमिंग टू इजिप्ट. The river Nile flows through the eastern part of the Sahara Desert in the north of Africa. One of the ancient civilization flourished along its banks. It is known as Egyptian civilization. अब आप सब ने रिवर नाइल का नाम तो सुना ही होगा. तो ये सहारा डेजर्ट जो है जो पूरी दुनिया का सबसे गर्म और सबसे ज़्यादा हम बोल सकते हैं डेंजरस, ये जहाँ रहने लायक जगह नहीं है, ऐसे डेजर्ट के ईस्टर्न पार्ट में ये रिवर है जो कि अफ्रीका के नॉर्थ में है. ये इस जगह पे सबसे एंशंट सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, फ्लोरिश हुआ था अलोंग द बैंक ऑफ रिवर नाइल, और इस सिविलाइजेशन का नाम है इजिप्शियन सिविलाइजेशन. द नाइल gets flooded every year. The land along her banks has become very fertile because of the flood deposits. Also, ancient Egyptians used to build small embankments on the rivers to store the flood water. अब ये जो रिवर नाइल है हम हर साल इसमें बाढ़ आ जाती है और इसके आसपास जो भी ज़मीन है वो इस बाढ़ के कारण ही फर्टाइल बन चुकी है, क्योंकि हमेशा बाढ़ आती है और इस बाढ़ के साथ मिनरल्स और फर्टिलिटी के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी है वो उस मिट्टी को मिल जाती है. इसीलिए ये जो एंशंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन था ये रिवर नाइल के पास ही, स्मॉल एम्बैंकमेंट्स के पास ही बसा हुआ था. और इस इजिप्शियन सिविलाइजेशन में जो भी स्मॉल एम्बैंकमेंट्स थे इनमें फ्लड वाटर को स्टोर करके रखा जाता था ताकि ये मतलब रहने वाली जगहों पे फ्लड ना आ जाए और ऐसा ना हो जाए कि लोगों को नुकसान पहुँचे बहुत ज़्यादा. After the soil in the flood water settled to the bottom, the water used for irrigation. और जब बाढ़ आ जाती थी तो उसके बाद पानी मिट्टी के अंदर चला जाता था और फिर इस पानी का यूज़ किया जाता था इरिगेशन करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए. Now China. The ancient civilization of China developed and flourished in the valley of Huanghe River. According to the Chinese tradition, a king named Huangdi introduced agriculture, animal husbandry, wheeled carts and chariots, boats and clothing in China. अब जो एशियन सिविलाइजेशन है चाइना का वो फ्लोरिश भी हुआ था और साथ ही साथ डेवलप्ड भी हुआ था हुआंग ही रिवर की वैली पे. इस ट्रेडिशन के हिसाब से एक राजा था हुआंगदी जिन्होंने अपने राज्य में एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, व्हील्ड कार्ट्स, चैरियट्स, बोट्स और क्लॉथिंग सब कुछ चाइना में स्टार्ट करवाया था, इंट्रोड्यूस करवाया था. Chinese people believe that his queen invented the technique of silk production and silk dyeing. Luoyang, Beijing and Chang'an were among the important cities of ancient China.
और जो चाइना के लोग थे उनका ये मानना है कि उस राजा की जो रानी थी उन्होंने ही सिल्क प्रोडक्शन की टेक्निक को इन्वेंट किया और सिल्क को डाई करने की, कलर करने की टेक्निक को भी इन्वेंट किया। लुओयांग, बेजिंग, चैंगयांग, ये सारी इम्पोर्टेंट सिटीज़ है इन एंशियंट चाइना की। Now coming to Harappa. The earliest civilization on the Indian subcontinent is known as the Harappan civilization. It flourished in the Indus Valley. Indus is the English word for the name Sindhu. Harappa in Punjab and Mohenjo-daro in Sindh are the two sides of Harappan civilization. सबसे पहली जो अर्बन सिविलाइजेशन हमारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में थी, या सबसे पहली जो सिविलाइजेशन ही हमारे इंडिया में थी, वो थी हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये जो सिविलाइजेशन थी ये इंडस जो रिवर है उसके पास फ्लोरिश हुई थी। और इंडस इंग्लिश वर्ड है नेम सिंधु का, मतलब असली में जो नदी है उसका नाम सिंधु है, इंग्लिश में उसे इंडस कहा जाता है। हड़प्पा था पंजाब में और मोहनजोदारो था सिंध में, जो दो मेन साइट्स हैं ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। नाउ दे आर इन पाकिस्तान। लेकिन अब दोनों ये हड़प्पन और मोहनजोदारो ये दोनों जगहें अब जो पाकिस्तान है वहाँ सिचुएटेड है। लोथल एंड धोलावीरा इन गुजरात एंड कालीबंगन इन राजस्थान आर अमॉन्ग द फेमस साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इन इंडिया। तो लोथल एंड धोलावीरा जो कि गुजरात में सिचुएटेड है एंड कालीबंगन जो कि राजस्थान में सिचुएटेड है, ये इंडिया के फेमस साइट्स हैं ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। Cities of this civilization are well known for their systematic town planning. The houses were built in blocks created by parallel roads that crossed each other at right angles. इस civilization के जो शहर थे उनको इसलिए जाना जाता है क्योंकि बहुत ही प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से ये लोग रहते थे। इनकी टाउन की प्लानिंग बहुत ही सिस्टमैटिक थी। जो घर थे वो ब्लॉक्स में थे और चारों तरफ रोड थे और उस रोड के चारों ओर घर क्रिएट किए गए थे। मतलब मैं इस तरीके से आपको बता देती हूँ, सपोज ये रोड है तो यहाँ घर, यहाँ घर, बहुत सिस्टमैटिक, आज जैसे रहा जाता है इसी तरीके से। Huge granaries and spacious houses were the special feature of these cities. There were bathrooms and latrines in every houses and a coverage drainage system which indicated a concern for public hygiene. There were carefully constructed private and public wells. The cities were divided into 2 or 4 parts, each with a separate fortification. तो इसके साथ साथ घर वगैरह के साथ साथ बहुत ही ह्यूज ग्रैनरीज थी और स्पेशियस घर थे जो इन हड़प्पन सिविलाइजेशन के सिटीज़ के फीचर्स थे। और बहुत ही अच्छे बाथरूम और लेट्रिन्स थे और उनमें ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छा था, जिससे ये समझ आता है कि लोग कितने हाइजीनिक थे। साथ ही साथ प्राइवेट वेल और जो पब्लिक वेल था वो भी अलग अलग कंस्ट्रक्ट किया गया था और सिटी को 2 या 4 पार्ट में डिवाइड किया था with each fortified. The characteristic earthen pots of the Harappan are well banged red in color and with beautiful designs like people leaves and fish scales. तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में के जो मटके हैं वो बहुत अच्छे से वेल बेक्ड थे, लाल कलर के थे और बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइंस उसमें बनाए गए थे, जैसे पीपल लीव के, फिश स्केल के। When tapped, these pots produce a metallic sound. The Harappan craftsmen were highly skilled in making bronze object beads from semi-precious stones of various colors. और जब ये जो मटके थे इन मटकों को आप इस तरीके से मारेंगे तो आपको बिल्कुल मेटेलिक साउंड आएगा। तो मतलब कितने सही तरीके से वो मटके बनाए जाते थे। और ये जो हड़प्पन क्राफ्ट्समैन थे ये बहुत ही स्किल्ड थे और ये बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रॉन्ज के ऑब्जेक्ट्स और बीड्स वगैरह बनाते थे कुछ प्रीशियस स्टोन से ऑफ वेरियस कलर्स। These things were in great demand in Mesopotamia. The names of Harappan gods and goddesses are not yet known. However, we know with the help of the Harappan seal and clay figurines that they worship
पशुपति एंड अ मदर गॉडेस। अब ये जो चीज़ें हड़प्पन सिविलाइजेशन में बनाई जाती थी, जैसे आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट्स हो गया, अर्दन पॉट्स हो गए, इन सारी चीज़ों की डिमांड मेसोपोटामिया में बहुत ज़्यादा थी। और हड़प्पन गॉड्स और गॉडेसेस के बारे में ऐसा क्लियरली तो कुछ भी नहीं पता है, लेकिन जो सील्स मिले हैं, क्ले फिगर्स मिले हैं, उनसे ये पता लगाया गया है कि शंकर भगवान की पूजा करते थे ये लोग, और उस समय शंकर भगवान का नाम था पशुपति, और एक इनकी मदर गॉडेस भी थी जिसकी ये लोग पूजा किया करते थे। नाउ कमिंग टू स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, there were a variety of sports and means of entertainment in the ancient civilization. Hunting and wrestling were the important ones. Games played with the help of game boards and gamesmen were also popular. बहुत सारे वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स थे और मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट थे इस एंशियंट सिविलाइजेशन में। हंटिंग और रेसलिंग सबसे इम्पोर्टेंट स्पोर्ट था इस सिविलाइजेशन का। बहुत सारे गेम्स गेम बोर्ड्स पे और गेम्समैन पे खेले जाते थे। इन एंशियंट इजिप्ट पीपल प्लेड अ गेम दैट वाज सिमिलर टू चेस। अब ये जो एंशियंट इजिप्ट था, इसमें चेस की तरह ही कोई गेम खेला जाता था। द गेम वॉज प्लेड विथ गेम बोर्ड एंड गेम्समैन, इट वॉज नोन एज सीनेट। In ancient China also, there were many games played with boards and gamesmen. Similar games were popular in Mesopotamia and Harappan civilization too. अब ये जो मैं गेम्स की बात कर रही हूँ, इस गेम्स को गेम बोर्ड के साथ और गेम्समैन के साथ खेला जाता था और इसे सीनेट कहा जाता था। चेस की बात कर रही हूँ मैं। और एंशियंट चाइना में भी कुछ इसी तरह का गेम खेला जाता था बोर्ड और गेम्समैन के साथ, और सिमिलर गेम मेसोपोटामिया और हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी खेला जाता था। Many toys are found in excavation of Harappan sites. They include whirls, whistles, rattles, bullock carts, animals and birds on wheels. बहुत सारे टॉयज़ भी मिले हैं जब हड़प्पन साइट्स का एक्सकेवेशन किया गया वहाँ पे, जैसे विसल्स हो गए, रेटल्स हो गए, बुलक्स हो गए, वर्ल्स हो गए, कार्ट्स हो गए, और एनिमल्स हैं व्हील्स पे, बर्ड्स हैं व्हील्स पे। म्यूज़िक एंड डांस वर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन अर्ली सिविलाइजेशंस। दे वर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सेलिब्रेटिंग अ फेस्टिवल। और इस सिविलाइजेशन का म्यूज़िक और डांस भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, और किसी भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए म्यूज़िक डांस तो किया जाता ही था। Ancient people used many types of musical instruments. In Mesopotamia, a stringed instrument known as balag was very popular. Beside instruments like cymbals, rattles, flutes, drums, etc. were also played. और जो एंशियंट लोग थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, वो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते थे बहुत सारे टाइप के। मेसोपोटामिया में एक स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता था जिसका नाम था बलाग, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर था, और दूसरे इंस्ट्रूमेंट जैसे सिम्बल्स, रेटल, फ्लूट्स, ड्रम्स, ये सब भी प्ले किए जाते थे। द इजिप्शियन किंग्स नोन एज pharaohs, on the occasion of certain festival, the pharaoh himself used to participate in celebration and dance. The bronze image of dancer found in excavation of Mohenjo-daro is evidence that dance was important in the Harappan civilization as well. अब जो इजिप्शियन किंग थे फेरो, वो बहुत सारे फेस्टिवल्स में खुद भी डांस किया करते थे और सेलिब्रेट किया करते थे। ब्रॉन्ज इमेज मिली है एक डांसर की मोहनजोदारो के एक्सकेवेशन से, जिससे ये समझा जा सकता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में डांस कितना इम्पोर्टेंट था। टिल नाउ वी हैव लर्न इन ब्रीफ अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन फ्रॉम द स्टोन एज टू द अर्ली सिविलाइजेशन. नेक्स्ट ईयर वी शैल स्टडी इन डिटेल द हड़प्पन सिविलाइजेशन दैट डेवलप्ड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. वी शैल ऑल्सो स्टडी द एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया. तो अभी तक हमने बहुत अच्छे से समझ लिया कि ह्यूमन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री क्या थी, स्टोन एज से लेके सबसे अर्ली सिविलाइजेशन जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन है वहाँ तक. नेक्स्ट ईयर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे डिटेल में कि वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में किस तरीके से डेवलप हुआ, और हम एंशियंट हिस्ट्री भी पढ़ेंगे इंडिया की. यहाँ पे आपका लेक्चर ख़त्म होता है. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप श्योर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.